गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया और आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वंशागतिकी का आणविक आधार, जिसमें आनुवंशिकता हेरिडिटरी भी हमें पढ़नी है। हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमको 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वंशागतिकी जो होती है उसका आणविक आधार क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं पहले इसको बता देती हूँ आपको। इससे पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, आपको पता ही है कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा है। रिप्रोडक्शन के बाद हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, जिसमें हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े, मॉर्गन के लॉ पढ़े। तो हम उसको एक बार से रिमाइंड करेंगे या रिकॉल करेंगे। तो आपने ये चीज़ें पढ़ी है कि जितनी भी संततियाँ होती हैं, उन संततियों में जो लक्षण आते हैं वो अपने पैतृक से आते हैं या अपने पेरेंट्स से आते हैं। तो पेरेंट्स से ये जो लक्षण आते हैं, हमें पता है कि गुणसूत्र के आधार पर आते हैं। गुणसूत्र के आधार पर आना, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र द्वारा वहन होना या गुणों का गुणसूत्र के आधार पर एक से दूसरी पीढ़ी में जाना। और या तो फिर जीन्स के आधार पर होता है। तो जीन्स के आधार पर अगर ये होता है तो हमने इसको मेंडल के लॉ में पढ़ लिया है। मेंडल ने ये बता दिया था अपने प्रयोगों में कि जीन्स जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। वैसे ही मॉर्गन ने बता दिया था। डिसीज भी हमने देख ली थी कि डिसीज भी जो होती है उसका फ्लो होता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स अपने अपने युग्मक बनाते हैं, और युग्मक जो होते हैं उनमें जब फ्यूजन होता है, मतलब कि जब वो जुड़ते हैं, तो उसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। और फिर वही युग्मनज जो होता है आगे जाकर भ्रूण में, और भ्रूण जो होता है कंप्लीट चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, तो एक के बाद एक जो ये लक्षण जाते हैं, तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वही हमको पढ़ना है। अब बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है? बेसिक यूनिट का मतलब ये होता है, हमने दो चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। हमने ये पढ़ लिया है कि गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र मतलब कि ऐसे धागे जो गुणों का वहन करते हैं, इससे नाम से स्पष्ट होता है। दूसरे हमने जीन्स पढ़ ली है। जीन्स क्या होती है? जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, जो कि गुणों के वहन करते हैं या गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। अब हमको इनका मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब ये होता है कि इसका आणविक रूप से ये किससे मिलकर बने होते हैं। तो आणविक रूप से ये किससे मिलकर बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएनए या आरएनए। आपने नाम सुना होगा। डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या नाम होता है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होते हैं? ये एक तरह से देखा जाए तो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इनको ही बोला जाता है आनुवांशिक पदार्थ। ये आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का वहन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो कोड करती है गुणों को। कोई सा भी अगर लक्षण होगा तो उनके लिए इसके अगर हम देखें तो डीएनए और आरएनए के ऊपर पर्टिकुलर साइट होती है या कोडोन्स होते हैं जो उन गुणों का वहन करते हैं। टैप रिकॉर्ड होता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या होते हैं? टैप रिकॉर्ड के फॉर्म में होते हैं, जिससे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वही क्या होते हैं? इसके एक तरह से देखा जाए तो आणविक आधार होता है। तो अगर ये एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं तो ये सभी लक्षणों का वहन करेंगे, चाहे वो लक्षण जीनोटाइप के हों चाहे वो लक्षण फिनोटाइप के हों। ये हमने पढ़ लिया है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप मतलब जो जीन्स द्वारा जिसका वहन होता है और जो आंतरिक लक्षण है, और फिनोटाइप मतलब जो बाह्य लक्षण हमको दिखते हैं किसी भी संतति में, तो वो बाह्य लक्षण होते हैं। तो उनका भी स्थानांतरण जो होता है वो किसके आधार पर होता है? आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर होता है। उन्हीं आनुवांशिक पदार्थ को बोला जाता है डीएनए और आरएनए। हमको इससे संबंधित संरचना ही इसमें पढ़नी होगी। तो एक्चुअली देखा जाए तो 1902 में जो बावेरी और सटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जब युग्मक जो होते हैं उनमें जब समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है या फिर निषेचन के फलस्वरूप जब युग्मनज बनता है, तो समजात गुणसूत्र का फिर से जोड़ियों में मिलना ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि मेंडल ने अपनी आनुवांशिक इकाइयों में बताया था। इस प्रकार से उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि एक्चुअली देखा जाए तो वंशागतिकी का गुणसूत्री मत का ही उन्होंने प्रतिपादन किया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो ये आनुवांशिक इकाइयाँ जो होती है ये गुणसूत्र पर ही स्थित होती है।
और इन्हीं इकाइयों को क्या कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है। तो जीन्स को सब अच्छे से जो एक्सप्लेन किया था वो मॉर्गन ने किया था, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। तो मॉर्गन ने ये बताया था कि गुणसूत्र जो होते हैं उसके विशिष्ट साइट पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स होते हैं। और ये जीन्स क्या करते हैं, अगर सिमिलर जीन्स से मिलते हैं, मतलब अपने ही समान अगर किसी जीन्स से जुड़ जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं एलाइन्स। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जीन्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति में या किसी भी संतति में अगर हम देखें तो अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो विशिष्ट जीन्स द्वारा ही वर्णित होते हैं, मतलब कि उनके लिए विशिष्ट जीन्स पाई जाती है। जैसे मान लीजिए बालों का कलर ही है या बाल ही है, या बालों का अगर हम देखें तो आँखों का कलर हम ले सकते हैं कि आँखों का कलर है तो उसके लिए विशिष्ट जीन्स ही होगी जो उत्तरदायी होती है। परंतु जीन्स जो होते हैं वो भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, और जिन चीज़ों से वो मिलकर बने होते हैं उन्हें अनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। जिस केमिकल से या जिस रासायनिक पदार्थ से वो मिलकर बने होते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। वही अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। जनरली अगर देखा जाए तो बच्चों को ये चीज़ स्पष्ट नहीं होती है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि अगर कोई भी कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। और ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय, क्योंकि उसी समय ये संरचना स्पष्ट होती है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होती है तो जब भी कोशिका विभाजन की अवस्था में होती है तो उसमें जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, इन्हीं केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। जब विभाजन की अवस्था होती है तब ये दिखाई देते हैं, और इन्हीं गुणसूत्र की विशिष्ट साइट पर या विशिष्ट स्थान पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और यही जीन्स जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के रसायन से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। यही अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिकता जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो अनुवांशिकता निर्भर करती है अनुवांशिक पदार्थ पर। तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं या इनमें क्या गुण होना चाहिए, तो अनुवांशिक पदार्थ में विशिष्ट गुण होता है कि इनकी संरचना इस प्रकार की होना चाहिए कि जीव जाति जो होती है उनके लक्षणों को एक तरह से संग्रहित करके रख सके। तो पहला लक्षण क्या होता है, मान लीजिए अगर अनुवांशिक पदार्थ है तो अनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या होना चाहिए, अनुवांशिक पदार्थ के गुण, पहला गुण तो यही होना चाहिए कि जितने भी अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो सभी लक्षणों को स्थानांतरित करने वाले होना चाहिए। मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण जो होते हैं वो संचित होना चाहिए, टैप रिकॉर्डर के फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनमें प्रतिकृति की क्षमता होना चाहिए। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए डीएनए है, और हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि डीएनए है, ये डीएनए है, और डीएनए जो होता है वो दोहरी डबल स्ट्रैंडेड संरचना होती है या टू स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। तो अगर डबल स्ट्रैंडेड ये संरचना है तो डबल स्ट्रैंडेड के कारण क्या होगा कि अगर इसकी प्रतिकृति होती है, मान लीजिए इसको एक से दूसरी पीढ़ी में जाना है तो तब क्या होगा, इसकी प्रतिकृति होगी, दोनों ही थ्रेड क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ये इस तरह से अलग हो जाएंगे। और प्रत्येक जो थ्रेड होता है या इसका जो धागा होता है या जो सूत्र होता है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे थ्रेड का निर्माण अपने आप ही कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, डीएनए की प्रतिकृति होना। तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, दो डीएनए बन गए। तो इसका मतलब ये होता है कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसमें ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो स्वयं प्रतिकृति कर सके, मतलब कि एक से दो डीएनए का निर्माण कर सके, और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो तीसरा ये है कि अनुवांशिक पदार्थ में अभिव्यक्ति की क्षमता होना चाहिए, एक्सप्रेशन की क्षमता होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को वो एक्सप्रेस कर सके, बढ़ा सके। और फिर उसके बाद अनुवांशिक पदार्थ में अपनी संकेत सूचनाओं को प्रतिलेखन द्वारा किसी ऐसे पदार्थ में स्थानांतरित करने की क्षमता होनी चाहिए जो इन सूचनाओं का अनुवाद करके संबंधित प्रोटीन का संश्लेषण करवा सके। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसका विशिष्ट गुण ये होना चाहिए कि वो प्रोटीन का संश्लेषण कर सके। प्रोटीन का अगर संश्लेषण होता है, क्यों करना जरूरी होता है, जैसे किसी भी कोशिका को अगर विभाजित होना है तो उस कोशिका को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की, क्योंकि बिना प्रोटीन के वो विभाजित
विभाजित नहीं हो सकती है। अगर एक कोशिका से दो कोशिका बन रही है तो डीएनए में भी गुणन की क्रिया होगी, डीएनए में भी क्या होगा, विभाजन होगा। तो इधर का एक कोशिका का डीएनए खुद का अपना अलग होगा और इधर का डीएनए अलग होगा। तो अगर ये डीएनए अलग है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोशिका विभाजित हो रही है तो उनको प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। दो प्रक्रियाएं होती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो प्रथम क्रिया होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और उनमें ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। क्या होगा, डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, फिर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये जो पूरी क्रिया होती है इसी को बोला जाता है प्रोटीन का निर्माण की क्रिया या प्रोटीन संश्लेषण। तो किसी भी रासायनिक पदार्थ या ऐसा कहें किसी भी आनुवांशिक पदार्थों में ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कर सके, मतलब अनुवादन भी कर सके और अनुलेखन भी कर सके। इतनी जो क्रिया होती है उसको अनुवादन बोलते हैं और इतनी क्रिया को बोलते हैं अनुलेखन, जो आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है आगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं उनको उनमें ये गुण होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ जो है उनकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले जो फ्रेडरिक फिशर थे, फ्रेडरिक फिशर का ही नाम आता है। फ्रेडरिक फिशर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको पस कोशिकाओं में देखा था। किसकी पस कोशिकाओं में देखा था, आरबीसीज जो है, डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं उनमें इसको सबसे पहले देखा था और इनको नाम दिया था न्यूक्लिन नाम दिया था। और अल्टमान ने ऐसे पदार्थ से प्रोटीन को पृथक किया था तथा पृथक्करण के पश्चात जो बचा हुआ शेष पदार्थ की अम्लीय प्रकृति के कारण इन्हें क्या नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल दिया। और लेविन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यीस्ट कोशिकाओं में इसको देखा था। और लेविन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में बताया कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, जिसको डीएनए और आरएनए कहते हैं। तो इसका मेन जो सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो फ्रेडरिक फिशर को ही जाता है, जिन्होंने मवाद कोशिकाएं आप जानते होंगे जिसको हम WBCs बोलते हैं, उनमें इसको सबसे पहले देखा था। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक चीजें देखी है कि आणविक आधार क्या, वंशागतिकी का आणविक आधार क्या। वंशागतिकी हमें पता चल गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों का वहन होता है उसको हम वंशागतिकी बोलते हैं, पर इसका आणविक आधार क्या है। बेसिक चीज तो हमने इसकी पढ़ी है कि गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के बाद जीन्स होते हैं, पर जीन्स के अंदर भी क्या संरचनाएं होती है जो इनको पहुंचाती, तो वही बेसिक मॉलिक्यूलर बेसिस होता है। और उसमें हम आनुवांशिकता पढ़ेंगे, डीएनए की संरचना आप पढ़ेंगे, आरएनए की संरचना आपको पढ़नी है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, डीएनए की प्रतिकृति कैसे होती है, डीएनए डबल कैसे हो जाता है। क्योंकि अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर एक कोशिका है और एक कोशिका का विभाजन हो रहा है तो दो कोशिकाओं में अगर बढ़ रही है, दो कोशिकाएं बढ़ रही है तो केंद्रक का भी विभाजन होगा, इस तरह से केंद्रक भी विभाजित होगा। और अगर केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें फिर अगर मान लीजिए केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है अगर केंद्रक के अंदर जो डीएनए है उसका भी विभाजन होगा। तो इस तरह से डीएनए का जो विभाजन होता है उसी को हम बोलते हैं डीएनए की प्रतिकृति। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको सिद्ध करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिए थे, जैसे कि ग्रिफिथ ने अपना एक प्रयोग दिया था। ग्रिफिथ ने जो अपना प्रयोग दिया था वो किस पर दिया था, वो दिया था चूहों पर। उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने T3 और T4 स्ट्रेन, उन्होंने ये बताया था कि जो निमोनिया होता है तो वो निमोनिया जो चूहे होते हैं उनमें कैसे इन्फेक्शन को फैलाता है। तो उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु जिसको डिप्लोकोकाई न्यूमोनी कहते हैं को गर्म करके निर्जीव किया और उसमें फिर न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर उन्होंने क्या करा, चूहों में उसको इंजेक्ट किया। जब चूहों में इंजेक्ट किया तो जीवाणु जीवित नहीं बचा और उस कारण से जो चूहे थे वो जीवित रह गए। फिर उन्होंने क्या किया कि T3 और हीट किल्ड जो सेल्स थी उनको मिक्स करके लिविंग आर सेल्स से मिक्स करके डाला, तो जितने भी चूहे थे वो डेड हो गई। तो इसका क्या कारण था, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, T3 को इंजेक्ट किया था तो जितने भी चूहे थे वो लाइव थे। फिर उन्होंने T4 को इंजेक्ट किया तो जितने भी चूहे थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, निमोनिया, ये निमोनिया पैदा करने वाले
इंजेक्ट किया तो जितने भी चूहे थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो डेथ का क्या कारण था, डेथ का कारण था ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है कि अनुवांशिक पदार्थ में बदलाव हो जाता है, मतलब कि जितने भी अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या करते हैं, अपने अंदर बदलाव करते हैं, जिसके कारण कि क्या होता है, जीव की मृत्यु हो जाती है। तो इससे भी ये पता चलता है, ग्रिफिथ के प्रयोग से भी ये पता चलता है कि बेसिकली अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, जैसे डीएनए से आरएनए का निर्माण, मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए का निर्माण हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है, उनमें ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके कारण कि उनका निर्माण हो सकता है। तो ये ग्रिफिथ ने भी इसको बताया था, ओसवाल्ड एवरी ने भी इसको बताया, हर्शे और चेज ने भी बताया था। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शनरी स्पीच ही दी है, एक तरह से इंट्रोडक्शन ही बताया है कि हमको इसमें क्या पढ़ना है। हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है, रेप्लिकेशन पढ़ना है, मतलब प्रतिकृति पढ़ना है और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक तरह से, इम्पॉर्टेंट भी है। इसके पहले 5th और 6th चैप्टर जो है ये दोनों ही मोस्ट